तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका जनतंत्र टीवी में। डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सत्येंद्र सिंह पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत मैं आलोक जी आप ही से करना चाहूंगी, जरा बताइए कि क्या बीजेपी ये स्पष्ट करेगी, क्योंकि तमाम सवाल जो उठ रहे हैं वो केंद्रीय एजेंसियों की जांच को लेकर उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कदम सीजे रॉय को उठाना पड़ गया। तो जरा स्पष्ट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे कि आयकर विभाग की जो पूरी कार्रवाई थी क्या नियमों के तहत की गई थी, सारे नियमों का पालन अनुपालन करवाया गया था? देखिए जी आलोक जी, दुबे जी कि कॉन्फिडेंट ग्रुप के ही मालिक इनकॉन्फिडेंट हो गए। अगर जांच एजेंसियां ईडी या इनकम टैक्स कोई जांच करती है तो कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करती है, कागजों की खोजबीन करती है, उसको अपने सीजर में लेती है और फिर आगे की कार्रवाई करती है। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो इतनी बड़ी कंपनी साउथ इंडिया की ये बन गई थी तो ये तो सालों साल दर साल ये सारी टैक्स वगैरह देते ही रहे होंगे और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो उस पर वो लोग इनसे पूछताछ के लिए आए होंगे। तो इतने में इतने बड़े अंपायर को खड़े करने वाले सीजे राय जी इतने इनकॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने अपने को गोली मार ली। इनके संबंध भी बहुत अच्छे रहे होंगे, सारे दल के नेताओं से संबंध अच्छे रहे होंगे। तो जब तक ये जांच नहीं होती है पूरी तरीके से, सूक्ष्म जांच, तब तक ये कुछ भी कहना गैर मुनासिब होगा कि क्यों इन्होंने इस तरीके का आत्मघाती कदम उठाया। लेकिन सर लगातार इस बात को लेकर सवाल बना ही रहता है, जब भी कहीं पर भी कोई छापा होता है, ईडी पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो वो जो डर है, वो खौफ है लोगों के चेहरे पर अब साफ दिखने लगा है। लोग इस बात को कहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी करने लगी है, लोगों को डराती है, धमकाती है, सिर्फ उसका एक ये हथियार है। क्या ऐसा है? देखिए, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जब मैं बच्चा था जी तो मेरी मेड मुझे डराती थी, ये कर लो नहीं तो पुलिस आ जाएगा। तो मेरे अंदर एक डर हो गया उसी समय से कि पुलिस का मतलब है कोई डराने वाली चीज। तो उसी तरीके से भारत के अंदर जो लोग इस तरीके का कुछ अनियमितताएं करते हैं उनको ये सीबीआई और ईडी का डर रहता है। ईडी ने अगर कोई कार्रवाई की है तो उसको करने दीजिए। अब वैसे भी ईडी का स्ट्राइक रेट, अगर आप उनके किए गए कार्यों पर जाएंगी तो बहुत ज्यादा नहीं है जी। जांच पड़ताल की और मामला खत्म हो गया। बिल्कुल आलोक वत्स जी। तो ये एजेंसियां तो काम करेंगी ही। अगर आपके अंदर में इनके प्रति डर व्याप्त हो गया है, जैसा मैंने कहा ना कि पुलिस का जो मामला था, मैं अभी तक मेरे अंदर वो है कि पुलिस से डर लगता है, लेकिन ये एजेंसियां तो इसके कारण अपना काम नहीं बंद करेंगी। इनका काम ही है ऐसी चीजों की जहां अनियमितताएं हो, जहां कोई गैर कानूनी काम हो, उसको तय करना। और बीजेपी से इनका क्या ऐसा संबंध खराब था जो बीजेपी इस तरीके की कार्रवाई कर गई? वैसे भी हम किसी के प्रति प्रतिशोधात्मक कार्रवाई तो नहीं करते हैं, ये तो कहने वाली बात है। देखिए वक्ता जी, जब किसी बड़े आदमी की मौत होती है तो उसके पीछे स्टोरी बन जाती है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। उसी कड़ी में आपने भी इस तरीके का प्रश्न किया है कि बीजेपी ने करवा, बीजेपी क्यों करवाएगी ऐसा काम? क्या मतलब है, क्या लेना देना है बीजेपी को ऐसी चीजों से? हम तो राष्ट्र आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सब तो रूटीन कार्रवाई है जो हर व्यापारिक संगठन पर होती है।
ठीक है, आलोक वत्स जी जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक जी, आप अगर इस पूरे मामले को देखें तो क्या समझ पा रहे हैं, क्या कोई दबाव था? क्योंकि अगर पूरा घटनाक्रम आप देखें, आईटी विभाग पहुंचता है, कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पहुंचता है, टेबल पर तमाम फाइलें पड़ी होती हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही होती है, कुछ कागजों पर दस्तखत करने के लिए सीजे रॉय को कहा जाता है। सीजे रॉय उठते हैं तो 10 से 15 मिनट का वक्त सिर्फ रहता है। ये 3 बजे से 3:15 की एक विंडो होती है, उसमें वो वहां से जाकर अपनी केबिन में बैठ जाते हैं और वहां पर वो अपनी पिस्टल निकालते हैं जो कि उनकी पर्सनल पिस्टल होती है और उससे गोली मार लेते हैं। अब इस पूरे वाकये को देखकर, इस पूरी घटना के घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखकर आपको क्या लग रहा है? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि कोई दबाव था या कोई चीज उन्हें परेशान कर रही थी या फिर किसी चीज के बाहर आ जाने का डर सता रहा था? जी वक्ता जी, दो आलोक हैं। मैं आलोक पांडे हूँ, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम दोनों भाई एक साथ आते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन एक साथ आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब आपके जो प्रश्न देखिए, इसका उपाय यही है कि वो पांडे जी और वत्स जी कह के संबोधित करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि जैसे आलोक वत्स ने कहा ये बात कि ईडी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम। इसी से मैं प्रश्न उठाता हूँ कि इतना कम सक्सेस रेट क्यों है? ईडी क्या बगैर प्रिपरेशन के जाती है लोगों के छापेमारी करने? कि जिसके यहाँ मन आया, शक हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर में ईडी ने बहुत लोग घरों में जाके बिल्कुल ऐसे पुलिस लेकर चले जाते जैसे वो आतंकवादियों। मैंने उसका विरोध किया कि आप शक के आधार पर किस हद तक जाते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो इतना कम क्यों है? भाई पॉइंट में है आपका सक्सेस रेट, 1% भी नहीं है। यानी 100 में एक भी रेट आपकी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। तो ऐसा क्या आप करते हैं, ऐसी क्या कार्रवाई आप करते हैं कि वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचती? 10 तक के आधार पर आप काम करते हैं। तो ऐसा काम ईडी को करने से बचना चाहिए जहां आपका सक्सेस रेट पॉइंट में आए। पॉइंट में सक्सेस रेट पर जब आप करते हैं लोगों के जाके ऑफिस में उस तरह से, मतलब आप सोचो एक व्यक्ति बड़ा ह्यूमिलिएट होता है। आप सोचो इतना बड़ा व्यापारी, ठीक है, व्यापार करने में कभी कुछ ऊंच नीच होती है, लेकिन जब ईडी पहुंचती है तो एक साधारण आदमी भी डर जाता है। और इतना डर गया कि उसने आत्महत्या कर ली। भाई इन्होंने क्या किया होगा? आलोक पांडे जी, देखिए कहीं ना कहीं ईडी की जिम्मेदारी भी, तमाम, सिर्फ ईडी की बात नहीं करूंगी, आईटी विभाग की, ईडी की तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात की तो जांच पड़ताल करती हैं। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि टारगेट करके किसी राज्य में जाकर छापेमारी होती हो। हम तो लगातार सुनते हैं, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं गुजरात में, कहीं किसी राज्य में लगातार छापेमारी चलती रहती है। तो अगर ये रूटीन कार्रवाई थी भी, अगर पहुंची भी थी ईडी किसी तरह की कोई कार्रवाई करने, तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ दिमाग में ये आ रहा है कि सुसाइड करने के पीछे का कारण क्या था? ईडी ही थी क्या? ईडी पहुंच गई या फिर जो एक डर था, मानसिक दबाव था, वो ज्यादा उन पर बढ़ गया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ईडी का जो मानसिक दबाव है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने वाला। मैंने फिर कहा कि अगर प्रताड़ित कैसे प्रताड़ित करती है? नहीं, समझा दीजिए पांडे जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी समझाइए किस तरह से प्रताड़ित करती है ईडी, आईटी, ये जो एजेंसियां हैं कैसे प्रताड़ित करने का काम करती हैं, जिससे वत्स जी भी जब आपको सुने तो जवाब दे पाए। आप कितने देर में फ्री होंगे? आवाज पहुंच पा रही है आलोक पांडे जी आपके पास? जी जी पहुंच रही है। आलोक वत्स जरा सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए, उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए एक बात है जो आलोक वत्स ने कहा, इसको मैं बार बार उठाता हूं कि आपका सक्सेस रेट पॉइंट में क्यों? आप 99 पॉइंट में फेल होती है ईडी, ये 99% फेल क्यों होती है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित करने के लिए आपकी जो मेंसरिया है वो ठीक नहीं। ये बार बार प्रश्न उठता है ईडी पर कि पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए सरकार काम करती है। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इससे तो पता चलता है कि जब ईडी 99% बार फेल हो जाती, 99% से ज्यादा टाइम उसका जो रेट है वो फेक निकलती है, बोगस निकलती है। तो आप बताइए, आप 2-4% भी सक्सेस रेट नहीं मेंटेन कर पा रहे, 100 में 2-4 केस आपके सक्सेस नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं एक माना जाए कि आप राजनीतिक हित के लिए
या शक के आधार पर आप छापेमारी करते हैं। और ठीक। मैंने 2 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में बहुत छापेमारी हुई थी, मैंने उसे कहा था कि जो व्यापारी है वो कोई टेररिस्ट आतंकवादी नहीं है। बगैर पुख्ता प्रमाण के, बगैर पूरी सही जानकारी के आप छापेमारी क्यों करते हैं? ठीक है। और उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान भी लिया था। तो मैं ये कहता हूं, आप बिल्कुल छापेमारी करिए, लेकिन कम से कम कोई तथ्यात्मक जानकारी सहित हो। जब आप 99% बार फेल होते हैं तो आपकी मिनसरिया पर, आपके इंटेंशन पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ईडी के मिनसरिया पर प्रश्न उठता है कि आपका सक्सेस रेट 99% से ज्यादा फेलियर रेट क्यों है? ठीक है, आपका ठीक है, पॉइंट पे क्यों? लौटूंगी पांडे जी। एक प्रतिक्रिया मैं सर की भी ले लेती हूँ। सत्येंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, क्या लगता है जो आरोप लग रहे हैं, आप रह चुके हैं ईडी के साथ, काम कर चुके हैं, ईडी का जो पूरा विभाग किस तरह से काम करता है, तमाम जानकारियां इसको लेकर आपके पास होंगी। सक्सेस रेट की बात की गई, क्या इतना सक्सेस रेट है ईडी का? क्या इतना डर बढ़ चुका है जब ईडी कार्य करती है? आपका अनुभव क्या कहता है? आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए कि क्या ईडी इसी तरह से काम करती है? क्या प्रताड़ित करने का काम करती है जब वो कहीं पर भी छापेमारी के लिए जाती है कि व्यक्ति इतना डर जाता है कि मानसिक तौर पर इतना परेशान होकर सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के बारे में सोच लेता है? जनतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को और मेरे को-पैनलिस्ट और आपको नमस्कार। मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा जी। पहला आरोप मेरे विद्वान साथियों ने लगाया है कि ईडी की सक्सेस रेट जो है 0.1% भी नहीं है, और इसी से पता लगता है कि ईडी की जो कार्रवाइयां होती है वो बोगस होती है। यदि यही पैरामीटर है तो मैं मेरे विद्वान साथियों को और दर्शकों को बताना चाहूंगा जी कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सर्च इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सर्च इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब जांच पूरी हो जाती है उसके बाद अदालत के अंदर मामला दिया जाता है संज्ञान के लिए। अदालत संज्ञान लेती है, मुकदमा चलता है और फैसला होता है। हाँ। तो ईडी की सक्सेस रेट का पता कब लगेगा? जब अदालत किसी भी मामले में अपना फैसला सुना देगी कि ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनके खिलाफ किए हैं, वो अपराधी हैं, निरपराध है। मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी तक जितने भी केसों में अदालतों ने फैसला सुना दिया है, मतलब जहां ट्रायल कंप्लीट हो गया है, वहीं से फैसला होता है कि आदमी निरपराध है या अपराधी है। ईडी का सक्सेस रेट 94% है, जो इंडिया की किसी भी एजेंसी का हाईएस्ट है। सीबीआई का 73% है, एनआईए 88% है। मतलब इस तरह का झूठा आरोप, तथ्यों पे जाइए। यदि आप यही कहते हैं कि इसी आधार पे ईडी का मैंसिया का फैसला होना है, तो फैसला हो चुका। कोई भी कार्रवाई गलत नहीं की गई है, प्रतिशोध के रूप में नहीं की गई है, किसी को डराने के लिए नहीं की गई। पहला। दूसरा, ये कहना ईडी का डर। देखिए, ये जो मामला है, यहाँ तो ईडी पिक्चर में नहीं है, आयकर विभाग की तलाशी चल रही थी। और चलिए, ईडी में कह दिया जाता है कि डर ये होता है कि गिरफ्तार कर लेंगे, जमानत नहीं होगी। आयकर विभाग में तो गिरफ्तारी नहीं है। तो अब वहां क्या परिस्थितियां बनी है, मिस्टर रॉय के दिमाग में क्या था, क्या हुआ है, वह तो वही बता सकते थे, वह चले गए। बिल्कुल, वैसे भी जांच का विषय है जी। जांच का विषय है। और दूसरे, वहां जो कागजात मिले होंगे, उन कागजातों की जांच होगी, उनका तो फैसला हो जाएगा। लेकिन ईडी पर यह आरोप लगाना या एजेंसियों पर आरोप लगाना कि दुर्भावना से कार्य करती है, नहीं। जो भी एजेंसी काम करती है वह वो काम करती है जो कि उनको मैंडेट है लॉ से, उसके अलावा करती है। तो यहाँ हमारे देश की अदालतें हैं, लोकपाल है, लोकायुक्त है, बहुत संस्थाएं हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि इन अधिकारियों की जांच करता है। तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह के मैं कहता हूं कि अनर्गल बेसलेस आरोप ना लगाए एजेंसियों पे। हमारे देश की संस्थाएं हैं, हमें अपनी संस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह मीडिया है, चाहे वह न्यायालय है, चाहे पुलिस है और अन्य संस्थाएं हैं। सब अपनी जगह सही काम कर रही है। इस तरह के आरोप लगा देना कि ये किसी के इशारों पे काम करते हैं, मतलब ये मैं कहता हूं कि ये जो पिछले 7-8 साल में जो गिरावट देखने को मिली है, किसी को अंधभक्त कहना, किसी को गोदी मीडिया कह देना,
पूरे मीडिया के सिस्टम के लिए का बहिष्कार कर देना कि ये तो गोदी मीडिया है। हाँ। अदालत का यदि कोई निर्णय खिलाफ आ जाए तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में उन पर अंगुली उठाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट तो उठा नहीं सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि अदालत ने यदि अवमानना का मुकदमा शुरू कर दिया तो वे लोग नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल। मेरा यही निवेदन है कि संस्थाओं पर दंड आरोप न लगाएं। और ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि एक यंग उद्योगपति ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। वत्स जी, आपके पास लौटूंगी। आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार, जबकि तमाम एजेंसियां, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो भी इस बात से सरोकार रखते हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं आकर जरूर लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिक जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं होती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं किसी से कोई प्रतिशोध की भावना रख के बदला लेना होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है कि आईटी को आगे कर दो, ईडी को आगे कर दो, तमाम जो ये केंद्रीय एजेंसियां हैं इनको आगे करके अपना उल्लू सीधा कर लो। ऐसा क्यों होता है सर, बार बार क्यों जोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? वत्स जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए वक्ता जी, मैं सत्येंद्र जी से निवेदन पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने कन्विक्शन रेट 94% बताया वो कहां पर वर्णित है? क्योंकि हम लोगों ने जो खोजबीन और स्टडी की है वो इससे तालमेल नहीं खाता है जी। और वही बात सीबीआई के लिए भी अप्लाई होगा, वही बात और भी एनआईए के लिए भी अप्लाई होगा जी। और जो सबसे अहम बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर एजेंसी को सार्वजनिक रूप से सरकार का तोता कहा था 2012। उसके ऊपर इनका क्या वक्तव्य होगा वो भी मैं जानना चाहूंगा। अगर जिस तरीके से इन्होंने दर्शाया है कि जिस स्ट्राइक रेट को इन्होंने दर्शाया है, अगर उस ढंग से काम हो रहा है तो मैं शाबाशी देता हूं इन तीनों एजेंसियों को जी। लेकिन जो हम लोगों की तहकीकात में और जो कागजात हमारे हाथ लगे हैं उसमें इसकी पुष्टि नहीं होती है। हो सकता है हमसे वो छूट गई हो, तो जरा वो भी दर्शाने की कोशिश करें कि किन कागजों में ये जो स्ट्राइक रेट बता रहे हैं और जो कन्विक्शन रेट बता रहे हैं वो वर्णित है। और तोता जो कहा गया उस पर इनका क्या मंतव्य है? बिल्कुल सदेंद्र जी जवाब दे दीजिए। जी आलोक जी, ये जो मैंने जो आपको डाटा दिया है अभी रेडिली मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये 30 नवंबर तक का डाटा है कि कितने केसों में ट्रायल कंप्लीट हुआ और ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। सिर्फ 2 केस ऐसे थे उसमें जहां की एक्विट किए गए, बाकी केसेस में कन्विक्शन हुआ है। स्ट्राइक रेट 94.6 आती है कन्विक्शन रेट। मैं गलत नहीं हूं, अगली बार कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दूंगा। बाकी ये सही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां ट्रायल कंप्लीट हो गया है। और वैसे भी हमारे देश की न्याय व्यवस्था में जब तक अदालत सजा नहीं सुना दे तब तक सब कोई भी अपराधी नहीं है, निरपराध है, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस दिन उच्चतम न्यायालय में मौजूद था जब ये टिप्पणी की गई थी और ये सीबीआई के रेफरेंस में की गई थी। लेकिन देखिए, टिप्पणियां जब भी अदालत में कोई कार्रवाई होती है कई तरह की टिप्पणियां आती रहती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वह जो टिप्पणी है वो सही की गई है। आप अदालत का ऑर्डर पढ़े, टिप्पणी एक अलग चीज है। अदालत जब ऑर्डर लिखवा देती है फाइनल
क्या उसमें ये शब्द इस्तेमाल किए गए? जहां तक मेरी जानकारी है, सब न्यायालय ने अपने किसी फैसले में इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ टिप्पणी की गई। तो टिप्पणियां बहुत अलग चीज है। जब भी कुछ बहस हो रही होती है, कई तरह की टिप्पणियां होती है। उनसे कई बार तो ये भी लगता है कि अदालत शायद किसी आदमी को जमानत देने वाली है, निरपराध घोषित करने वाली है, लेकिन जब फाइनल वर्डिक्ट आता है तो कुछ और होता है। और देखिए, इस तरह के आरोप, तोते का पिंजरा, तो ये तो हमारी हर सरकारी एजेंसी पे, यदि आम जनता की बात करें तो वह तो यही कहती है कि सरकार के इशारों पे नाच रहे हैं। तो खाली सेंट्रल एजेंसी नहीं, फिर तो अब हमारी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, पूरी एजेंसीज है, वो सभी कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो क्या मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं, उनसे निवेदन है कि वह ये बताएं कि वह ये विचार रखते हैं कि जो भी एजेंसी है वह अब वर्तमान सरकार के इशारों पे काम करती है, जहां जहां जिनकी भी सरकारें या रही हैं। यदि ये बात सच है तो इसका मतलब हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। हमारे देश में कानून का राज है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी आलोक जी। जी आलोक जी, आपको अपना जवाब मिल पाया तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, पूर्व डिप्टी कलेक्टर साहब, ईडी और सीबीआई से तो मेरा ज्यादा पाला नहीं पड़ा है, मतलब कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस के मामले में तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल ठोस रूप से कि जिसकी सरकारें होती है वो उसका दुरुपयोग करते हैं, जातिगत मामलों के पोस्टिंग में भी, और फिर उनसे उस तरीके का अपने मनमाफिक काम करवाने का भी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में जब लालू यादव का राज था तो एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही मोस्टली क्रीम पोस्टिंग में थे, और लालू यादव जैसा कहते थे वैसा वो करते थे। तो इस वक्त सर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सीएम हैं, अगर बात की जाए जहां पर ये घटना घटित हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब नहीं, जो कुछ भी, मैं जब तक वक्ता जी, जब तक जांच एजेंसियां उसकी पुष्टि नहीं करती हैं, मैं यहाँ दिल्ली नोएडा में बैठकर क्या बता दूं कि कर्नाटका में क्या हुआ, कौन लोग थे। लेकिन जो बात अभी आई है सामने कि दुरुपयोग और उपयोग की, तो उसमें मैंने कहा है कि पुलिस का दुरुपयोग सत्ता में रहने वाले लोग को मैंने करते देखा है, महसूस किया है, उसका लोगों को दंश झेलते भी देखा है। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि अगर जो सीजे रॉय के साथ हुआ है, सरकार में बैठे होने के साथ साथ बीजेपी के इस पार्टी के अभी सत्ता में होने के साथ साथ दुरुपयोग किया जा रहा है? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां तो यही आरोप लगाती हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। जी, और आप स्वीकार भी कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। वो मैंने आपको पूर्व में ही अपने वक्तव्य में कहा कि अगर कोई हस्ती चाहे किसी जगत से हो, उसकी मौत होती है। आज तक सुभाष चंद्र बोस का मौत रहस्यमय है, आज तक लाल बहादुर शास्त्री का मौत रहस्यमय है, आज तक संजय गांधी का मौत रहस्यमय है, और अभी नया नया अजीत पवार का मौत रहस्यमय हो गया। जो कांग्रेस के माधवराव सिंधिया थे उनका मौत रहस्यमय है। तो जब भी कोई बड़ा आदमी या बड़ी अभिनेत्री या बड़ा अभिनेता ऐसे, वो एक अभिनेता था जो जिसने फांसी लगा ली, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह था, हाँ वही, उसका भी आज तक मौत रहस्यमय है। तो जब भी कोई बड़े आदमी की मौत होती है, जैसे मान लीजिए हम जैसे कॉमन लोगों की मौत हो जाती है, इस सब पर कुछ ना होने वाला है। लेकिन जहां आपके पीछे वीवीआईपी का या वीआईपी का टैग लग गया, तो आपकी मौत अगर ऐसी किन्हीं परिस्थितियों में हुई है, एक्सीडेंट में राजेश पायलट की मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है, तो ऐसे मौतों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब सरकार चाहे जिसकी भी हो, दैट इज इमैटेरियल। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते वत्स जी, क्या आपको लगता है
कि अगर सीजे रॉय जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, किसी तरह का कोई डर उन्हें सता रहा था, क्या उन्हें लग रहा था कि जो छापेमारी उनके ऑफिस में की गई है, जो तमाम फाइलें उनके खिलाफ निकाली जा रही हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है, इनके सामने आने से, इनके बाहर आने से कोई बड़ी चीज सामने आ सकती है, ये डर की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए, मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक इनकॉन्फिडेंट हो गए, अनकॉन्फिडेंट हो गए। ये वही जाने कि किस परिस्थिति में वो अपने को ऐसा असहाय महसूस कर रहे थे, जबकि ऐसा कहा जाता है कि पैसा बहुत पावरफुल होता है, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। आपकी इस बात को 3-4 बार बोल चुकी है कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर ऐसा करना, ये सब तहकीकात का विषय है, और मैं नहीं समझता हूं कि मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दुरावेश से या इस ढंग से किसी के पीछे पड़ जाए। अगर उसके पास कुछ होंगे दाएं बाएं किए हुए चीजें, तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी, अन्यथा किसी शरीफ भोले इंसान पर इस तरीके का तो काम। सर ये तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हो, या फिर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार हो, या फिर तमाम और राज्यों में जहां पर भी जो गैर शासित बीजेपी के इलाके हैं, वहां की सरकारें तो लगातार यही सवाल करती हैं कि बीजेपी ने एक जो एजेंडा सेट करके रखा है, उसके तहत सारे कामकाज होते हैं। एक चीज बताइए वक्ता जी, पार्थो चटर्जी के यहाँ से 350 करोड़ रुपया निकला, वो क्या बीजेपी ने रखवा दिया था? जहां कहीं भी इस तरीके की कार्रवाई हुई और वहां पर जब कुछ रिकवरियां हुई, तो वो बीजेपी ने रखवा दिया था। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के यहाँ करोड़ों रुपया जला हुआ उनके कंपस में था, वो बीजेपी ने रखवा दिया था। तो ऐसी चीज, मैंने कहा ना, ऐसी चीजों पर किसी पर उंगली उठा देना बहुत आसान है। जांच का विषय जी बिल्कुल, जांच का विषय आप मान रहे हैं ऐसे कि पहले जांच होनी चाहिए। पुलिस भी लगातार इस बात को बार बार दोहरा रही है कि जांच का विषय होना चाहिए, और वहां की सरकार के साथ उनके संबंधों पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम आलोक पांडे जी के पास चलते हैं, आपके पास वत्स जी मैं लौटूंगी। तमाम सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं आलोक पांडे जी कि जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं थे पार्टी के साथ या फिर सरकार के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली से वो हम देंगे जरूर, सामने रखेंगे कि आखिर क्या कुछ रिपोर्ट में दिल्ली की तरफ से मांगा गया है। लेकिन अगर आप सही हैं, सबसे बड़ा सवाल देखिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर आप सही हैं, कोई भी कार्रवाई हो रही है आईटी की, ईडी की या फिर किसी भी एजेंसी की, अगर आप अपनी जगह सही हैं, आपके कागजों का जो मापदंड है जिस हिसाब से वो होने चाहिए आईटी और ईडी के विभाग के अकॉर्डिंग, तो फिर तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सब दिखाइए खोल के आराम से, आपको किस बात का डर? बिल्कुल ये बात सही है कि अगर कुछ गलती भी हुई है तो व्यापारिक काम करने में जो गलतियां त्रुटि उसका फाइन भरिए। भाई डर इसमें आत्महत्या करने जैसी स्थिति मेरी समझ में नहीं आती कि भाई ठीक है, व्यापार करते समय हम कई बार त्रुटिवश, कई बार परिस्थितिवश, कई बार जानबूझ के हम नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं जिससे कि हमें आर्थिक लाभ मिले, लेकिन उसका भी हल तो आर्थिक दंड ही है। आप उस दंड को बियर करें और आगे बढ़े। लेकिन जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उस समय क्या परिस्थिति पैदा की गई? अभी तो जांच एजेंसी नहीं कहेगी ना कि हम तो साहब तो जांच करने गए थे। आपने उस व्यक्ति से क्या कहा, किस तरह का दबाव बनाया, किस तरह की उसके साथ बिहेव और मिसबिहेव हुए, ये जांच का विषय है कि इतनी ही इनोसेंट तरीके से, जिस इनोसेंट तरीके से एक्स जो हमारे अधिकारी बैठे हैं वो बता रहे हैं कि भाई सब कुछ बहुत सही है, सब संविधान के अनुसार चलता है, सब कुछ गड़बड़ ही नहीं होता। तो जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने मोदी को फंसाने की कोशिश की जांच एजेंसियों के माध्यम से और अमित शाह को फंसाने की कोशिश की, तड़ी पार करवा दिया, तो जब ये बीजेपी कहती है तो वो भी गलत है। जांच एजेंसी तो दूध की धुली है, उनके ऊपर तो कोई दबाव ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, जांच एजेंसी भी
वो इंसान ही है। लेकिन जांच सरकार के एजेंसी पास को अनंत साथ आप शक्ति भारतीय होती जनता है। पार्टी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये पांडे जी समझाइए ना। जांच एजेंसियां तो अलग है ना, केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या फिर किसी से भी क्या ताल्लुक। केंद्रीय एजेंसियां इतनी स्वतंत्र हैं हाँ। कि जब चुनाव होते हैं तभी उसके बाद कोइंसिडेंटली छापे इस देश से बहुत ज्यादा पड़ने लगते हैं, इतनी स्वतंत्र है। फिर कहेंगे तो कोइंसिडेंस मात्र है। इतनी स्वतंत्र है केंद्रीय एजेंसियां। केंद्रीय एजेंसियां इतनी स्वतंत्र है कि अजीत पवार के ऊपर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, उसका जब वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं इस धरती पे, वो नहीं कहना चाहिए, तो सारे जांच बंद हो जाते हैं। बंगाल में जब ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो उनके ऊपर बहुत तो जैसा कि अभी वत्स जी ने अभी एक आपको एक उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल से भी तो तमाम नोटों की गड्डियां निकली थी, वहां भी तो जांच पड़ताल हुई थी, तो तब क्या पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है। हाँ वक्ता जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% वो गलत ही काम करते हैं। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिकल दबाव में गलत काम नहीं करती हैं, ये बात भी मुझे लगता है कि बहुत जायज नहीं है। बहुत पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बार सरकारी दबाव में काम करती है। वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर कहिए। म्यूट है आपकी सर आवाज। सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए अपने। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता की जांच करता है। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान में पानी में भी लैक्टोमीटर काम करता है। जब हमारे मापदंड ही उल्टे हो जाए तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगी। मैं बिहार से आता हूं जी। बिहार में अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी अगर चपरासी की भी पाले तो उसका दहेज बढ़ जाता है। दहेज अभी मिटा नहीं है वहां से, बड़े लोगों में मिट रहा है, छोटे लोगों में बढ़ रहा है। तो जब कोई आदमी उसकी चर्चा करते हैं वक्ता जी, तो ये तनख्वाह कोई नहीं पूछता, ऊपरी आमदनी कितनी है उससे मूल्यांकन होता है कि ये लड़का सही है। बात समझ गई आप जी। उसी ढंग से जब सरकार में लोग आते हैं तो अपना अपना आदमी की पोस्टिंग करा देते हैं मनचाहे थाने में और वहां, और फिर उससे मनमानी करवाते हैं। तो जब आपके मापदंड ही उल्टे हो गए हैं तो आपको कहां से स्वच्छता और सच्चाई और सुचारूपन मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। हर सरकार में वो अपने हिसाब से पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, अब पोस्टिंग ट्रांसफर का फिर वसूली करते हैं उनके द्वारा काम करवा के। सत्येंद्र जी कितना वो उनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले तो मैं वो एक चर्चा थी कि ईडी की सक्सेस रेट की, तो नवंबर 2025 तक टोटल 56 केस में ट्रायल कंप्लीट हुआ और 53 में कन्विक्शन हुआ। ये ऑफिशियल डाटा है, कहीं भी चेक कर लिया जाए। चलिए अब इसके बाद बात हो रही है कि दबाव, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब हमारे मापदंड ही गलत हो गए, मतलब हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि सबको राम मर गयो, सबका राम मरने का मतलब है सबने अपने आदर्श छोड़ दिए। तो उसमें तो फिर सब आ गए, समाज आ गया, साधु संत आ गए और सरकारी आदमी आ गए, नेता आ गए, फिर बचा क्या। तो ये तो एक सामाजिक, इन्होंने कहा बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है, इसको मैं एडमिट करता हूं। नहीं तो क्या रहता है दबाव, आपको लगता है आईटी विभाग हो, जब भी आप लोग निकलते हैं किसी भी रेड के लिए या छापेमारी के लिए, तो कोई तथ्य तो सामने साथ लेकर जाते होंगे, जैसे कि अभी हमारे आलोक पांडे जी कह रहे थे कि किसी भी बिना तथ्य के वहां पर बिना किसी केस को बनाए पहुंच गए वहां पर और छापेमारी कर दी। तो क्या ऐसा करते हैं? ऐसे ही जब मन करता है कहीं पर भी उठकर चले जाते हैं? जी नहीं, ये सरासर गलत आरोप है। इसीलिए मैंने इनको सक्सेस रेट का भी बता दिया कि कितने परसेंट है और सक्सेस रेट कहां से तय होती है। देखिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। सर्च का जो तलाशी की बात है
कितने लोगों की तलाशी होती है, हजारों केस चल रहे होते हैं, गिन चुन के कुछ तलाशियां की जाती है, ये तय किया जाता है कि भाई जो जांच है इसमें इस आदमी का कनेक्शन है, इसके यहाँ कुछ सबूत मिल सकते हैं। जरा एक बात हो समझाइए सकता है सत्येंद्र जी, सुनिए जरा एक जी। बात समझाइए, ईडी और आईटी दोनों की जो कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है दोनों की एक तरह की होती है, सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी का फर्क है ना? सिर्फ जी हाँ, गिरफ्तारी का फर्क है, पूरी की पूरी कार्रवाई एक जैसी होती है। तो जरा बताइए किस तरह से कार्रवाई करते हैं आप पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, सवाल करते हैं, क्या करते हैं? जी देखिए, जब कहीं तलाशी लेने के लिए जाते हैं, हाँ, तो जब तलाशी की प्रीमाइस होती है वहां हम 2 पंच विटनेस लेके जाते हैं जो है। इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके सामने इस पूरी कार्रवाई शुरू की जाती है, अपने वारंट दिखाए जाते हैं कि भी हम तलाशी लेने आए, इस प्रीमाइस की तलाशी लेनी है, ये अधिकारी, ठीक है। उसके बाद हर सरकारी अधिकारी अपनी तलाशी ऑफर करता है, ठीक है, कि आप हमारी तलाशी ले सकते हैं, जिससे कल कोई आरोप नहीं लगे कि हमने अपने पास से कुछ रख दिया है। सच्चाई यह है कि 99% लोग तलाशी नहीं लेते हैं अधिकारियों की, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन ये बात पंचनामे में लिखी जाती है। अब पूछताछ देखिए, तलाशी होगी तो कागज जो है, जो ढूंढे जा रही है जो चीजें, वो ये तो है नहीं कि सामने ऑफिस में अलमारी में होंगी, कुछ चीजें होती है जो छुपाई जाती है, कहीं केविटी बना के पेपर रखे हुए हैं, उसके लिए तोड़फोड़ भी की जाती है। अब ऐसा कोई कागज जब मिल जाता है तो तय है, निश्चित है कि जो व्यक्ति जिनके यहाँ तलाशी चल रही है वो एक बार तो एकदम घबरा जाता है, सोचता है अरे इनको मिल गया, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा। तो परिवार जिस वक्त आप लोग तलाशी के लिए जाते हैं तो परिवार के लोग भी वहां मौजूद रहते हैं, अगर घर पर गए हैं किसी के तो वहां परिवार भी मौजूद है, अगर किसी के ऑफिस में गए हैं तो वहां एम्प्लॉयज भी मौजूद हैं। तो एक अलग तरह से आप जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उससे जांच पड़ताल पूछताछ करते हैं या पूरे प्रीमिसेस को आप अपने अंडर ले लेते हैं? पूरी प्रीमिसेस को अंडर में ले लेते हैं। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति जो बाहर जाना चाहता है तो उसकी तलाशी लेके और ये तय करके कि ये बाहर जाके कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा हमारे इन्वेस्टिगेशन को, तो टेलीफोन बंद करवा दिए जाते हैं। आप लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं क्या? टॉर्चर करते हैं, मानसिक तौर पे दबाव बनाते हैं? प्रताड़ना किसको कहते हैं आप? हाँ, किसको कहेंगे प्रताड़ना? वही मैं जानना चाहती हूँ ना, वही मैं जानना चाहती हूँ। जी, एक है फिजिकल प्रताड़ना, मतलब किसी पे हाथ उठाना, पहली चीज ये नहीं की जाती है। अब दूसरे ही मानसिक, अब मानसिक दबाव की जहां तक बात है, वह तो जिस व्यक्ति के घर में कोई भी तलाशी के लिए जाएगा और यदि उसने गलत काम किया है या नहीं किया है तब भी उसके दिमाग में रहता है यार मैंने तो नहीं किया, मेरे घर में दूसरे ने तो नहीं कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने तो नहीं कर दिया, तो तनाव तो उस व्यक्ति में अपने आप आना निश्चित है। ठीक है, वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो प्रताड़ना इसको कैसे कहें? जी हाँ, वत्स जी। सर अभी मैं राय साहब का तस्वीर देख रहा हूँ जो आपके टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। हाँ। उसमें तो सब रॉयल्स रॉयस ही दिख रहा है। और अभी कुछ दिन पहले पूर्व डिप्टी डायरेक्टर साहब को पता होगा और पांडे जी को भी शायद पता होगा कि कन्नौज में एक व्यापारी जो हवाई चप्पल बहुत टूटा फूटा स्कूटी पर चलता था, उसके यहाँ से पता नहीं 600-700 करोड़ रुपया उसके दीवाल सब में से निकला था। पांडे जी आपको याद आ रहा है ये हादसा? और वो आदमी तो गोली नहीं मारा अपने को। तो अच्छा उसने लीगल काम किया था भाई, 700 या 600 करोड़ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट द अमाउंट वाज वेरी बिग। बिल्कुल। और उसकी रहन सहन देखिए, अभागा की तरह रहता था, हवाई चप्पल स्कूटी पर चलता, ये स्कूटर पर चलता था जो भी पुरानी सी थी, किसी को उस मोहल्ले में ज्ञात नहीं था कि ये इतना बड़ा आदमी है। हाँ, ये इतना बड़ा आदमी कानपुर में रहते थे। हाँ, आपके पड़ोसी तो नहीं थे वो? नहीं, पड़ोसी नहीं थे। अच्छा, तो वो तो नहीं मरे, उन्होंने तो गोली नहीं मारी अपने को।
तो पांडे जी तो समझिए ये आप वत्स जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मैं सर्कमस्टांसेस को जी, बिल्कुल। झेलने की क्षमता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और सुनिए, सवाल क्या सुनिए करना वक्ता जी, चाहते हैं। हाँ सुनिए वक्ता जी, जी बहुत आदमी को जब डॉक्टर बोलता है कि इसको कैंसर हो गया है, हाँ 4 महीना में उसके हदस से ही मर जाता है। हम्म अब बहुत व्यक्ति को, बहुत औरतों को मैं जानता हूं जिनको डिटेक्ट हुआ, वो फुल लाइफ जी के मरी। इस हाउ यू फेस दिस सिचुएशन, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है ये सब वारदात। बिल्कुल बिल्कुल जी। आलोक पांडे जी बताइए, आपने कहा मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने तमाम सवाल सत्येंद्र जी से पूछे, क्योंकि ईडी और आईटी की जो कार्रवाई होती है लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी का फर्क है, लेकिन वहां भी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई थी। तो ना तो मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जांच पड़ताल जिस हिसाब से की जानी थी उसी हिसाब से की गई थी। वत्स जी ने आपको भी उदाहरण दे दिया कि सिचुएशन को डील करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई घबरा जाता है और किसी का विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो वो डील कर ले जाता है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, अब इसे कैसे देखते हैं, जरा बताइए। अभी भी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी होती तो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेती? वक्ता जी, जो आलोक वस्ती कह रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता। उस केस को मैंने फॉलो किया, मेरी एकेडमी के बगल में ही जेल है। ठीक। तो वो बंदा जब जेल से जमानत से निकला तो निकलते गेट पे कहा कि हम पहले पैसा वापस लेंगे अपना, हम उसका पैसा जमा कर देंगे जितना टैक्स बनता है, बाकी मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हाँ। वो लड़ गया सिस्टम से। हाँ। ये अलग बात है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे सुवेंद्र अधिकारी जैसे लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा चलता है जब तक वो टीएमसी में होते हैं, और जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो आज मुकदमा पता नहीं कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर भी तो जांच एजेंसी को देना होगा कि तब मुकदमा चलता है जब वो शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी के साथ होता है, और वही शुभेंद्र अधिकारी जब बीजेपी के साथ आ जाता है तो मुकदमा बंद हो जाता है, रुक जाता है, जांच धीमी हो जाती है। ये कौन सा खेल है, ये जांच एजेंसी नहीं बताएंगी। मुकदमा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रहे हैं ना सर, लेकिन मुकदमा तो अदालत की तरफ से, नहीं, की तरफ मुकदमा पहुंचे नहीं, जांच पे जांच की बात कर रहा हूँ, मुकदमा तो पहुंचे नहीं। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि इतने कन्विक्शन हुए, इतने का रिजल्ट आ गया। आप जो छापेमारी से लेकर के और अदालत तक पहुंचने में मैटर सुलझा लेते कि भाई गलती हो गई, बात खत्म हो गया। छापेमारी करने के बाद न्यायालय तक कितना लेके जाते हैं आप, ये भी तो बताइए कि इतने हमने छापेमारी की और वो छापेमारी में तो आपका सक्सेस रेट क्या है। आप 10 छापेमारी करते हैं, उसमें 9 आपकी बोगस निकल जाती है, वो 9 लोग तो प्रताड़ित होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बगैर पुख्ता जानकारी के आप छापेमारी करते क्यों है? जब आपकी 10 में से 9 छापेमारी न्यायालय जाने लायक नहीं रहती है, आप मुकदमा बनाने लायक नहीं रहते हैं। सत्येंद्र जी तो कह रहे हैं कि पुख्ता जानकारी के साथ ही पहुंचते हैं, आप हत्या कर ले, फिर आप इनोसेंट बन जाते हैं। छोड़ के अगर जांच कर ही रहे थे तो छोड़ क्यों भाग गए आप? जांच आप करते रहते, आत्महत्या करते वक्त क्यों भाग गए आप मौका वारदात से? जांच तब भी चलती रहनी चाहिए थी ना, आपने जांच छोड़ दी। इसका मतलब है कि क्या आपने उस आदमी को किस तरह टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर लिया और आप डर के भाग गए? तो उस उदाहरण का क्या करें जो वत्स जी दे रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल सही है। वो भी कारण है कि भाई आदमी दबाव, देखिए जो व्यक्ति 3,000 करोड़ का मालिक हो, वो क्या दबाव उसने जिंदगी में कभी झेला नहीं होगा? उसने 3,000 करोड़ बनाने के लिए कितने दबाव झेले होंगे, तब वो 3,000 करोड़ का मालिक बना। तो ये कह देना कि वो तो दबाव झेलने लायक नहीं था इसलिए आत्महत्या कर दिया, तो ये तो जांच से समझ में आएगा। लेकिन प्राइमा फेसी मैं कहता हूं कि जांच एजेंसी जितनी निर्दोष दिखती है, जितनी इनोसेंट दिखती है, बहुत बार वो इनोसेंट नहीं होती। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती, कांग्रेस पार्टी होती, तो जो ये तमाम एजेंसियां हैं शायद इनका हथियार के रूप में इस्तेमाल ना किया जाता, यही कहना चाहते हैं? थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सत्ता किसी की भी आए, सत्ताओं का चरित्र एक जैसा। तो जो भी सत्ता में होगा, अपने जो आपके साथ नहीं है उसको निपटाने में इन जांच एजेंसियों का कभी कभी उपयोग और दुरुपयोग भी करती है। द वर्ड इज कभी कभी। तो कभी भी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, इस्तेमाल उसका दुरुपयोग में किया जाता है, उसकी संभावना रहती, संभावना रहती। तो फिर आपने तोते वाला सही सोच समझ के बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ भेज दिए तो इसलिए हर वर्ड को सोच समझ के बोल रहा हूँ। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलना बड़ा खतरनाक होता है।
आपने तो तोते वाला एग्जाम्पल भी दिया था ना, तोता कहा गया है भारतीय जनता पार्टी को, ये भी बता दीजिए। नहीं, वो कांग्रेस के समय में सीबीआई को कहा गया था 2012 में। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने वाकई कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया था। टिप्पणियों को ठीक है आप रिजल्ट में नहीं देख सकते, लेकिन टिप्पणियों को नल एंड वाइट नहीं कर सकते। ठीक है, वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और एक आखिरी मैं प्रतिक्रिया लूंगी 30-30 सेकंड की। वत्स जी जल्दी से आप अपना खत्म कीजिए, वक्त की कमी। मैं पांडे जी के कुछ बात से सहमत हूं। हाँ। और मैं आदरणीय ईडी साहब से पूछना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध की बहुत चर्चा होती है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस चाहे बीजेपी जी, वो किसी में शामिल हो जाए तो उसका वो काम रुक जाता है। ये कैसे होता है? जी जल्दी से बता दीजिए 30 सेकंड के अंदर। ये थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है, हो सकता है आपको जवाब देने में कुछ दिक्कत आ जाए, लेकिन ये प्रश्न तो मेरे जहन में बहुत दिन से घूम रहा है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए क्या है कि आप क्या मतलब उसका केस रुक जाना अच्छी बात है? सिर्फ इंडिविजुअल केसेस की बात कर रहे हैं, और वहां भी यदि कोई पर्टिकुलर केस का तथ्य हमारे सामने भी नहीं है। देखिए, जांच ईडी करती है, ईडी से पहले कोई दूसरी एजेंसी जांच कर रही है पर्टिकुलर जो पीएमएलए केसेस है, जहां करप्शन केस है या कुछ है। यदि मान लीजिए ओरिजिनल एजेंसी की जांच में केस खत्म हो गया तो ईडी का केस अपने आप खत्म हो जाएगा, पहला। दूसरा कि ये केस पर्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं, तो जब तक तथ्य सामने नहीं हो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इक्का दुक्का केस ऐसे होंगे, लेकिन उसको किसी उदाहरण के रूप में ना पेश किया जाए, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, बिल्कुल। एक्सेप्शन से पता लगता है कि बाकी केसेस में ऐसा नहीं हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मना नहीं कर रहा। नहीं, वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। सत्येंद्र जी आपका, आलोक जी निकल आपका, गए आलोक इसके पांडे जवाब जी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने तमाम जानकारी और अपने विचार हमारे साथ साझा किए।